वेलकम टू कम्पेटिटिव एग्जाम्स हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान लेक्चर सीरीज़ का आज हम टॉपिक नंबर 7 डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है सर सैयद अहमद ख़ान। अब यहाँ पे एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ कि इस लेक्चर में हम सर सैयद अहमद ख़ान की शॉर्टेस्ट बायोग्राफी देखेंगे और उनके कुछ इम्पोर्टेंट लाइफ इवेंट्स को डिस्कस करेंगे, साथ में उनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स को डिस्कस करेंगे और उनकी कुछ इम्पोर्टेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देखेंगे। यहाँ पे एक बात मैं और आपको क्लियर कर दूं कि इस लेक्चर में अलीगढ़ मूवमेंट या उनके एजुकेशनल जो सर्विसेज हैं रिगार्डिंग इंडियन सब कॉन्टिनेंट, उसके बारे में कोई बात नहीं होगी। उन सब चीज़ों को, अलीगढ़ मूवमेंट पूरी की पूरी और उनकी एजुकेशनल सर्विसेज को हम टॉपिक नंबर 8 में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसमें सिर्फ हम उनकी बाकी चीज़ें जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे। और यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट एक बात मैं आपको बता दूं कि 1857 की जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, उसके हारने के बाद जो गोरा था वो मुसलमानों के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ हो गया था। और उस टाइम 1857 के बाद इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक मुसलमान होना ही एक तरह का जुर्म करार दे दिया गया था, कि यानी कि इतनी सख्ती कर दी गई थी और बिल्कुल मुसलमानों को साइडलाइन कर दिया गया था। और ये पूरी की पूरी जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, इसका पूरा का पूरा जो बर्डन था, यानी पूरे की पूरी जो जिम्मेदारी थी वो मुसलमानों पे डाल दी गई थी कि इन्होंने ही इसको अरेंज किया था, इस पूरी म्यूटनी को या इस पूरी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को। और यही सबसे ज़्यादा इसमें अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, गोरों के ख़िलाफ़ लड़ रहे थे। तो इस वजह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा सख्ती थी गोरों की तरफ से। और इस सख्ती में जो एक बंदा खड़ा था मुसलमानों के राइट्स के लिए, वो सर सैयद अहमद ख़ान था। तो अब जाके हम सर सैयद अहमद ख़ान को आगे डिटेल में देखते हैं कि उनकी क्या क्या सर्विसेज थी। तो 17 अक्टूबर 1817 में दिल्ली में पैदा हुए और इनकी जो फैमिली थी वो मुग़ल कोर्ट के साथ, मुग़ल दरबार के साथ लिंक्ड रही है। इनके जो दादा थे सैयद हादी, उनको मुग़ल दरबार की तरफ से टाइटल भी मिला हुआ है जवादुद्दौला का। तो ये हमेशा से मुग़ल कोर्ट के साथ लिंक्ड रहे हैं इनकी फैमिली। और सर सैयद अहमद ख़ान जो ख़ुद थे वो एक सिविल सर्वेंट थे। तो इनकी सिविल सर्विस का जो आगाज़ है वो एज अ सरिश्तादार होता है। तहसील कोर्ट्स में इनको एज अ सरिश्तादार हायर किया जाता है, वो भी इनके खालू के रेफरेंस से, यानी कि इनके खालू जो थे उन्होंने इनकी बेसिक जो वहाँ पे प्रैक्टिस वगैरह वो करवाई थी, बेसिक जो एजुकेशन थी रिलेटेड टू कोर्ट्स वगैरह। तो एज अ सरिश्तादार ये अपना सर्विस शुरू करते हैं तहसील कोर्ट्स में। उसके बाद फरवरी 1839 में ये कमिश्नर ऑफिस में एज अ डिप्टी रीडर ज्वाइन कर लेते हैं। और उसके बाद 1841 में ये सब जज बन जाते हैं। फतेहपुर सिरकी में इनकी पोस्टिंग हो जाती है और ये सब जज बन जाते हैं। फिर 1858 में ये प्रमोट हो जाते हैं सदरुस्सुदूर के ओहदे पे। और इसी तरह 1867 जो है 1867 में ये एक प्रॉपर जज बन जाते हैं लोअर कोर्ट में। और इसी तरह आखिरकार 1876 में ये रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये इनकी एज अ सिविल सर्विस एक टाइम लाइन है, सिविल सर्वेंट के तौर पे इनकी एक टाइम लाइन है जो कि हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान वेंट टू इंग्लैंड ऑन April 10, 1869 एंड स्टेड देयर फॉर 17 months। इनका जो इंग्लैंड का जो सफ़र है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि उन्होंने वहाँ पे जाके इंग्लिश जो एजुकेशनल सिस्टम था उसको पूरे का पूरा एक्सप्लोर किया और फिर उस मॉडल को इंडियन सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों के लिए एक तरह से उन्होंने ला के वो इंट्रोड्यूस करवाया। तो उनका ये जो इंग्लैंड का टूर था वो इम्पोर्टेंट था। 10 अप्रैल 1869 में ये इंग्लैंड में गए थे। कैसे गए थे? इनके जो बेटे थे सैयद महमूद, उनको एक स्कॉलरशिप मिली थी और वो अपनी स्टडी के लिए इंग्लैंड गए थे। तो साथ में ये जो सर सैयद अहमद ख़ान है ये भी अपने बेटे के साथ गए थे। तो 17 माह के लिए वहाँ पे इनका स्टे रहा और वहाँ पे उन्होंने अपनी कुछ बुक्स के लिए, जैसा कि खुतबात आमदिया है, उसके लिए कुछ मटेरियल वगैरह भी इकट्ठा किया था। तो वहाँ पे इंग्लैंड का जो इनका दौरा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट या अहमियत का हामिल है। और रिटायरमेंट के बाद जो ये थे परमानेंटली अलीगढ़ में रहने लग गए थे। अलीगढ़ जो है वो, अलीगढ़ मूवमेंट जो है वो, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि वो 1876 में रिटायर्ड हुए थे और उसके बाद परमानेंटली ये अलीगढ़ में सेटल्ड हो गए थे। उससे पहले ये डिफरेंट सिटीज़ में उनकी पोस्टिंग जैसे होती रही थी तो वहाँ पे फिरते रहे थे, लेकिन रिटायरमेंट के बाद वो परमानेंटली फिक्स हो गए थे अलीगढ़ में।
उसके अलावा यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करने की वो ये है कि इनको लॉर्ड लिटन की तरफ से इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी अपॉइंट किया गया था, यानी कि ये इंडियन इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसमें उसके भी एक मेंबर रहे हैं और वहाँ पे इन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ा प्रोडक्टिव काम किया है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इन्होंने अपनी पूरी लाइफ टाइम में 42 बुक्स लिखी हैं, जो कि इनमें से कुछ ऐसी बुक्स हैं जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं। उसके अलावा इनकी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट ये है कि इन्होंने जो अलीगढ़ मूवमेंट चलाई थी, इन्होंने एमएओ पहले स्कूल बनाया था, फिर कॉलेज बना, और 1895 में उस कॉलेज के जो ट्रेजरर थे यानी कि ख़जांची थे श्याम बिहारी लाल, उन्होंने एक स्कैम किया था, उन्होंने एक गबन किया था तकरीबन 1.25 लाख रुपए का, और उस गबन की वजह से इनके जो कॉलेज का जो फाइनेंस डिपार्टमेंट था वो तबाह बर्बाद हो गया था, यानी कि कॉलेज एक तरह से आप कह रहे हैं कि बैंकरप्ट हो गया था। इस वजह को लेके वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो सेहत पहले से ख़राब हो रही थी इस वजह से और ज़्यादा ख़राब होगी। तो इस प्रेशर, ये एक मेन इवेंट इसलिए है कि इस वाक़े के सिर्फ 2-3 साल के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था उनकी लाइफ में। तो फाइनली सर सैयद अहमद ख़ान इस इवेंट का सदमा लेने के बाद 27 मार्च 1898 में ये अपने खालिक की हकीकी सजा मिलते हैं और इनकी डेथ हो जाती है अलीगढ़ में ही। तो ये थी इनकी एक शॉर्ट सी लाइफ स्टोरी, एक तरह से आप कह लें कि शॉर्ट सी बायोग्राफी हमने डिस्कस की है। अब हम इनके थोड़े से इंपॉर्टेंट वर्क्स देख लेते हैं, यानी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारे पास है असारुस सनादीद। ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट किताब है। ये किताब पुरानी दिल्ली के बारे में लिखी गई है, ओल्ड दिल्ली के बारे में। इसमें पुरानी दिल्ली के जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनकी कुछ ड्राइंग्स हैं, और उसके अलावा कुछ पुरानी दिल्ली के जो फेमस लोग हैं उनके बारे में भी इसमें एक चैप्टर है। तो ये किताब बड़ी अहमियत की हामिल है, और इस किताब को लिखने में सर सैयद अहमद ने काफ़ी मेहनत की, और इस किताब के टोटल 3 एडिशंस छपे हैं। एक 1847 में छपा था, फिर 1854 में छपा, और फाइनली 1870 में इसका तीसरा जो एडिशन है वो लखनऊ से छपा था। ये इतनी इम्पोर्टेंट किताब थी कि इसको एक फ्रेंच राइटर ग्रेसन डी टेसी जो हैं उन्होंने इसको अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था, और इस ट्रांसलेशन की बेसिस पे रॉयल एशियाटिक सोसाइटी लंदन जो है उन्होंने ऑनरेरी फेलोशिप दी थी सर सैयद अहमद ख़ान को। तो ये एक तरह से उनका ऑनर था इस किताब के लिए। तो ये जो किताब है ये बड़ी अहमियत की हामिल है। दूसरी जो इम्पोर्टेंट किताब है जो उनकी वो है जिला अल कुलूब बज़िक्र अल महबूब। ये एक शॉर्ट बायोग्राफी है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन की। हज़ूर सल्लम की शान में उन्होंने एक छोटी सी शॉर्ट सी बायोग्राफी लिखी है, और ये भी बड़ी अहमियत की हामिल है। और तीसरी जो उनकी इम्पोर्टेंट किताब है वो है तस्सीए आइन अकबरी। ये बेसिकली अबुल फजल जो थे उन्होंने एक किताब लिखी थी आइन अकबरी, तो उसी आइन अकबरी की तस्सी इन्होंने लिखी, यानी उसको सही किया है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि आइन अकबरी की एक करेक्टेड फॉर्म थी जो सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखी थी, और ये बड़ी इंपॉर्टेंस की अमल है। इसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा एडिशंस किए थे, कुछ वैल्यूएबल कंटेंट्स इसमें ऐड किए थे, कुछ अरेबिक पर्शियन स्क्रिप्ट्स इसमें ऐड किए थे, और इसमें बहुत सी टर्मिनोलॉजीज़ थी जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी था, वो काम भी इन्होंने किया था। तो ये एक तरह से रिवाइज्ड एडिशन था अबुल फजल की आइन अकबरी का, जो कि तस्सीए आइन अकबरी के नाम से सर सैयद ने लिखा था, और ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल है। चौथी जो इम्पोर्टेंट इनकी किताब है वो है द कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। ये बेसिकली एक किताब नहीं बल्कि एक तरह का ट्रीटाइज है। इस ट्रीटाइज में उन्होंने इंडियन जो रिवोल्ट हुआ था, यानी कि 1857 में जो म्यूटनी हुई थी, उसकी कॉजेज़ को ब्रिटिशर्स के सामने रखा है, या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सामने रखा है। असल में हो ये रहा था कि 1857 की जो म्यूटनी थी उसका पूरे का पूरा जिम्मेदार मुसलमानों को ठहराया जा रहा था गोरे की तरफ से, और जो हिंदू थे जो कि उसमें शामिल थे, जैसा कि नाना साहब या झांसी की रानी, ये प्रोमिनेंट हिंदू लीडर्स थे जो कि उस वॉर में शामिल थे अगेंस्ट गोरा। बट
यहाँ पे गोरा जो था उसका सारे का सारा जो जोर था वो मुसलमान पे चल रहा था और हिंदुओं को उसने काफ़ी छूट दी हुई थी। मुसलमानों पे इसलिए चल रहा था कि उसको लग रहा था कि हमने चूंकि पावर जो है वो मुसलमानों से ली है, ना कि हिंदुओं से। हिंदू तो पहले ही सब्जेक्ट थे, यानी कि वो गुलाम थे, तो वो उनके लिए तो मास्टर चेंज हुआ है ना। असल में जो पावर हमने खींची है वो खींची है मुसलमानों से, इसलिए मुसलमान ही हमारे खिलाफ लड़ रहे थे। इसलिए 1857 की जंग आज़ादी जीतने के बाद अंग्रेज़ों का रवैया मुसलमानों के साथ बड़ा सख्त था। तो उस चीज़ को क्लियर करने के लिए या उस चीज़ का जो बर्डन है वो मुसलमानों से हटाने के लिए उस कैटेगरी में एक बुक लिखी सर सैयद अहमद ख़ान ने, जिसका नाम था द कॉजेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट। इसमें उन्होंने बहुत सी वजूहत बयान की, लेकिन जो मेन उन्होंने दो थीसिस पॉइंट उसके सर सैयद अहमद ख़ान के थे इस किताब में, वो ये थे कि ये म्यूटनी, उन्होंने इस बुक में म्यूटनी या रिवोल्ट के वर्ड यूज़ किए हैं, ना कि वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, ताकि यहाँ पे वो लॉयल्टी अपनी शो कर सकें गोरे के साथ। तो सर सैयद गोरे के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल थे। इस पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा चलें देखते हैं। अब इसमें काजेज़ ऑफ द इंडियन रिवोल्ट में उन्होंने दो मेन पॉइंट रखे कि एक तो इंडियन लेजिस्लेशन जो हो रही थी उसमें इंडियंस जो नेटिव थे उनको शामिल नहीं किया जा रहा था, एक ये वजह थी म्यूटनी की। और दूसरी वजह ये थी कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज जो थे वो नेटिव जो मुसलमान या हिंदू थे उनके रिलीजन में इंटरफेयर कर रहे थे, उनके रिलीजन में टांग अड़ा रहे थे, यानी कि उनको अपने रिलीजन पे लाना चाह रहे थे, अपने रिलीजन की तबलीग कर रहे थे। ये बात हमने बड़ी डिटेल में डिस्कस की हुई है कॉजेज़ ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि टॉपिक नंबर 5 है, उसको आप देख सकते हैं। तो वो कहते हैं ये दो बड़ी रीजंस थी जिसकी वजह से ये म्यूटनी हुई। तो उनके यानी कि एक तो नेटिव्स को इंडियन लेजिस्लेशन प्रोसेस में शामिल किया जाए, और दूसरा जो नेटिव जो हैं, मकामी जो लोग हैं, उनके रिलीजन में इंटरफेयर ना किया जाए मिशनरीज़ की तरफ से। तो ये दो बातें उन्होंने इस किताब में गोरे के सामने रखी। तो ये बाद में बड़ी कंट्रोवर्शियल किताब बन गई थी, लेकिन उन्होंने ये जुर्रत की और ये किताब लिखी। पांचवी जो इम्पोर्टेंट उनकी किताब है वो है ताबीन उल कलाम। ये किताब बेसिकली एक कंपैरेटिव स्टडी थी कुरान और बाइबल की, यानी कि कुरान और बाइबल जो है उन दोनों को सामने रख के उनकी कुछ चीज़ों को कंपेयर करके उनकी कुछ चीज़ों को आपस में एक कंपैरेटिव उनका रिलेशन बना के ये किताब लिखी गई थी। इस किताब में मौलाना इनायत रसूल चरियाकोटी जो थे वो सर सैयद अहमद के एक फ्रेंड हैं, उसकी एक सर्विस ली गई थी। सर्विस इन अ सेंस कि वो एक मल्टी लिंग्विस्ट थे, उनको सब लैंग्वेजेस आती थी, इंग्लिश, अरेबिक, हिब्रू। तो उनको भी इस बुक लिखने में साथ शामिल किया गया, यानी उनकी हेल्प ली गई, और उनकी हेल्प के साथ साथ सर सैयद अहमद ख़ान ने इस बुक को कंप्लीट किया ताबीनुल कलाम में, जिसमें कि बाइबल और कुरान की कंपैरेटिव स्टडी मौजूद है। छठी जो इम्पोर्टेंट किताब है वो है खुतबात आमदिया। ये किताब मेरे बड़े दिल के करीब है, और ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि इसमें उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के डिफेंस में ये किताब लिखी गई थी कि विलियम मूर जो है वो एक घटिया किस्म का एक अंग्रेज़ राइटर था जिसने बुक लिखी थी द लाइफ ऑफ मोहम्मद, जिसमें उसने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की थी और कुछ बड़े वाहियात किस्म के क्वेश्चंस रेज़ किए थे। तो उसकी जो गुस्ताखियाँ या उसके जो वाहियात किस्म के क्वेश्चंस थे उनको रिटेलिएट करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात आमदिया के उन्वान से ये किताब लिखी थी, और इस पे उन्होंने बड़ी मेहनत की थी। और इस किताब में उन्होंने ये इस विलियम मूर जो है इसके सारे के सारे जो वाहियात क्वेश्चंस थे उनको बड़ी अच्छी तरह से डील किया है और उनके जवाब दिए हैं। तो ये खुतबात आमदिया उनका एक तरह से बहुत ही शानदार अमल है, एक शानदार किताब है। और इसके बाद सातवीं जो इम्पोर्टेंट किताब नहीं है बल्कि ये एक रिसाला है, एक मैगज़ीन है, तहज़ीबुल अखलाक। सर सैयद का जो इंग्लैंड में स्टे था उसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी थी कि उन्होंने वहाँ पे स्पेक्टेटर नामी एक मैगज़ीन या एक तरह का रिसाला था जो कि वहाँ पे निकलता था, जारी होता था, और उसमें इंग्लिश कम्युनिटी की एक तरह से इखलाकी जो चीज़ें थी उनको दुरुस्त किया जा रहा था उस स्पेक्टेटर के थ्रू, उसमें जो एसेज लिखे जा रहे थे। तो उसी तर्ज का उन्होंने जब वो इंडिया में वापस आए तो उन्होंने उसी तर्ज का एक रिसाला या एक मैगज़ीन जारी किया इंडिया से। 24 दिसंबर 1870 को ये जारी किया गया, जिसका नाम रखा गया तहज़ीबुल अखलाक। इसमें बेसिकली मुसलमानों के जो सोशल बिहेवियर है
उस पर काम किया जाना था, और इसमें मुसलमानों को सिविलाइजेशन सिखाई जानी थी। तो इसमें बेसिकली मुसलमानों की एक तरह की यूनिटी, और उसमें मुसलमानों की जो बुरी चीज़ें हैं उनको माशरे से निकालना और अच्छी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाना। ओवरऑल अगर हम देखें तो इसमें मुसलमानों की सिविलाइजेशन को बेहतर करने के लिए एजेंडा था। तो इसमें डिफरेंट राइटर्स जो थे वो अपने अपने एसेज लिखते थे, जिसमें नवाब मोहसिन उल मुल्क जो हैं, नवाब विकारुल मुल्क हैं, मौलवी चिराग अली हैं, और सर सैयद के अपने बेटे सैयद महमूद हैं। इन सब लोगों ने इस जो तहज़ीबुल अखलाक रिसाला है इसमें अपने अपने एसेज जो हैं ये लिखते रहे गाए बगाए। ये काफ़ी साल चला, और इसमें सर सैयद अहमद ख़ान ने ख़ुद भी बहुत ज़्यादा एसेज लिखे। सर सैयद अहमद ख़ान ने तकरीबन 150 के करीब एसेज इस तहज़ीबुल अखलाक में लिखे हैं, और इसके अलावा बाकी राइटर्स ने भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इसमें ऐसे लिखते रहे हैं। तो ओवरऑल इसका मकसद था अपने लोगों की इखलाकी सोशल बिहेवियर को बेहतर करना और उनकी इखलाकियात को बेहतर करना, और बहुत से मिसकंसेप्शंस जो थी मुसलमानों के क्रीड के ख़िलाफ़ उनको भी क्लियर करना, ताकि दूसरे रिलीजन्स वाले जो मुसलमानों के बारे में जो गलत परसेप्शन रखते हैं उसको क्लियर करना भी इस रिसाले का एक तरह का टारगेट था। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंस का हामिल एक मैगज़ीन था तहज़ीबुल अखलाक। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान एंड उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ऑफ 1867। 1867 में उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसमें हिंदूज जो थे वो रिप्लेस करना चाह रहे थे उर्दू को हिंदी के साथ, यानी कि उर्दू की जगह पे वो हिंदी को लाना चाह रहे थे। तो यहाँ पे एक बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं कि सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो 1867 से पहले हिंदू मुस्लिम यूनिटी के बहुत बड़े कायल थे। जैसे कायद आज़म शुरू में हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे, इसी तरह सर सैयद अहमद ख़ान भी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के कायल थे। लेकिन 1867 की उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी ने उनके वो जो नज़रिया था उसको 180 के एंगल से चेंज कर दिया। उससे पहले वो ये कहते होते थे कि हिंदू और मुस्लिम एक खूबसूरत दुल्हन की दो आंखें हैं, ये उनकी स्टेटमेंट थी। हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू ब्यूटीफुल आइज ऑफ अ चार्मिंग ब्राइड। तो इस तरह के वो नज़रियात रखते थे। लेकिन 1867 में जब उर्दू हिंदी तनाज़ा हुआ तो उनके ये नज़रियात बिल्कुल चेंज हुए, और वहाँ पे उन्होंने टू नेशन थ्योरी को एक तरह से सपोर्ट किया और उसके वो कायल हो गए। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के बाद कहा था कि आई एम नो कन्विंस्ड दैट दीज टू नेशंस, यहाँ पे वो टू नेशंस कह रहे हैं, विल नेवर पार्टिसिपेट इन एनीथिंग टुगेदर फ्रॉम देयर हार्ट। This enmity and conflict, though less emphatic at present, will gain in intensity with the passage of time due to the educated people. He who lives will see. वो कहते हैं कि अब ये जो दो नेशंस हैं कभी भी इकट्ठे काम नहीं कर पाएंगी या इकट्ठे नहीं रह पाएंगी दिल से, और इनकी ये जो नफ़रत है एक दूसरे के ख़िलाफ़, ये जो दुश्मनी है ये दिन ब दिन बढ़ती आएगी। और मैं पता नहीं ज़िंदा हूँगा कि नहीं ये चीज़ देखने के लिए, लेकिन जो ज़िंदा होंगे वो ये चीज़ देखेंगे। यानी कि उन्होंने एक तरह से प्रोफेसी की थी, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये उन्होंने प्रोफेसी की थी, उन्होंने बताया था कि ऐसा होगा। और अगर हम देखें तो वाकई ऐसा हुआ था कि ये जो दो नेशंस थी ये फिर दो नेशंस एक दूसरे से इतनी जुदा हुई कि फिर ये दो कंट्रीज़ बन गई थी। सर सैयद अहमद ख़ान बेसिकली जो भाषा, जो लैंग्वेज थी, हिंदी भाषा लैंग्वेज देवनागरी स्क्रिप्ट के साथ जो थी उसको एक डेड लैंग्वेज मानते थे। वो कहते थे कि अगर मैं इंडिया के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करूं तो मुझे हर जगह पे उर्दू बोलने वाले लोग मिलेंगे, ना कि भाषा या संस्कृत या पुरानी लैंग्वेज बोलने वाले। तो वो इसको एक डेड लैंग्वेज कंसीडर करते थे, इसलिए वो इसका किसी भी तरह से उर्दू के साथ कंपेयर या कंपैरिजन नहीं चाहते थे। और जब हिंदुओं ने उसको इम्पोज करने की सोचा भाषा को, तो सर सैयद को बहुत तकलीफ़ हुई और वो इस चीज़ से इतने रंज ज़दा हुए कि उन्होंने अपनी वो पूरी की पूरी फ़िलासफ़ी ही चेंज कर ली। तो ये उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे। उसके अलावा हम देख लेते हैं कि उन्होंने कौन सी सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन्होंने बनाई थी। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में बनाई थी। उसके बाद ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1866 में बनाई थी उन्होंने। उसके बाद मोहम्मडन सिविल सर्विस फंड एसोसिएशन 1883 में। उसके बाद ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में, और इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन 1888 में,
और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893 में। तो ये डिफरेंट सोसाइटीज़ और ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन्होंने बनाई थी। और इसके अलावा उनके मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी सर्विसेज हैं एजुकेशन में, उन सब की सब सर्विसेज को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो